नहीं थी, हो गई पूरी। बैठो आराम से। बहुत बढ़िया। मैं ये जानना चाहता था कि मुझे मंच से पहली बार कितने साथी सुन रहे हैं हमारे? 99%। ठीक है। अच्छा जी, शॉर्टकट में बताता हूं, 2 मिनट में मैं अपना परिचय बताता हूं। सन 2003 में मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। मेरा जन्म यानी मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि आगरा ही है। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी किया करते थे, दादाजी भी सरकारी नौकरी में थे। जिन घरों में सरकारी नौकरी होती है उन घरों में बच्चों को क्या संस्कार दिए जाते हैं कि आपको भी सरकारी नौकरी करनी चाहिए। तो मैं 4 भाई, 1 बहन, मेरा नंबर बीच में आता था। 2 मेरे से बड़े, 2 छोटे, तो बीच में नंबर आता था मेरा। कभी पढ़ाई में भी मैं हमेशा बीच में ही रहा, ना फर्स्ट आया ना थर्ड आया, कभी थ्रू आउट। ये रिकॉर्ड हमने हमेशा मेंटेन किया। और मेरा नाम एम से शुरू होता है और 26 लेटर में ये भी बीच में ही आता है, 13वें नंबर पे आता है। 13वें नंबर पे आता है। तो हमने शेप्स ऑफ प्लान देखने का मौका मिला। उस समय मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। ग्रेजुएशन करने के बाद ही कभी बैंक के लिए, कभी रेलवे के लिए, जहां भी मौका मिलता, जहां मैं फिट बैठ सकता था वहां प्रयास करता था। किसी ने बोला कि होटल मैनेजमेंट कर लो, मैंने कर लिया। किसी ने बोला कि ये डिप्लोमा कर लो, मैं कर लिया। किसी ने बोला कि सिविल की तैयारी कर लो, मैं वो भी कर लेते हैं। उसी दरमियान किसी ने बोला कि बीएड भी कर लो, मैं बोला वो भी कर लेते हैं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, नौकरी मिलनी चाहिए। तो उसी दरमियान में मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था। उसी दरमियान में ये शेप्स ऑफ बिजनेस, मुझे जिंदगी बदल देने वाला बिजनेस 2003 में मुझे देखने का मौका मिला। इस बिजनेस को मैंने देखा। देखने के बाद किसी को भी इतना भरोसा तो नहीं होता कि उसका जीवन बदल सकता है। किसी को कंपनी पे भरोसा नहीं होता तो किसी को खुद पे भरोसा नहीं होता। और मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं इतना बड़ा काम कहां खड़ा कर सकता हूं। लेकिन जाने में कुछ भी नहीं है, करने में कुछ भी, जाने के लायक कुछ भी नहीं है। इस बिजनेस को मैंने कर लिया। और करते वक्त मेरी जो सोच थी, वो सोच सिर्फ इतनी रहती है, जब मैं सरकारी नौकरी में गया, बीएड करने के बाद मैं बेसिक एजुकेशन में टीचर हो गया, तो मेरी पहली सैलरी लगभग 8,000 रुपए के आसपास थी। तो 8,000 की जो सैलरी थी, तो मैंने सोचा कि इतनी ही सैलरी अगर शेप्स ऑफ से भी मैं कमा लूंगा, उतना ही पैसा, तो मेरा जीवन बदला सा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 50,000 रुपए कमाता है सैलरी से, तो 50,000 रुपए और अतिरिक्त अलग से उसकी आमदनी होना शुरू हो जाए, तो कोई भी नौकरी वाला व्यक्ति ये सोचता है कि 50,000 रुपए से घर का खर्चा चला लेंगे और 50,000 रुपए को बचत में कर लेंगे, है ना? तो दूसरों से हम थोड़ा सा मजबूत और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। यही सोच होती है कि नहीं होती है? इस बिजनेस को करते वक्त भी मेरी यही सोच थी। और इस बिजनेस को मैंने बहुत ही साधारण सोच के साथ, नॉर्मल नौकरी की तरह इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, उतनी इनकम पाने के लिए। और इस बिजनेस को करते करते मुझे 17 साल पूरे हो चुके, 18वां साल चल रहा है, 18वां साल चल रहा है। और जब भी हम कभी जर्नी करते हैं फ्लाइट में या कहीं और, तो बगल वाली सीट वाला पूछता है कि सर क्या करते हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? तो हम बताते हैं कि इस तरह से बिजनेस करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं। बोला वेरी नाइस। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को अब लोग जानना शुरू कर दिया है, पहचान रहे हैं। जब मैंने ये प्लान देखा था तो जीवन में पहली बार इस तरह के बिजनेस के बारे में सुना था। कभी भी जानता नहीं था, कभी भी नहीं जानता था कि इस तरह के बिजनेस प्लान होते हैं, इस तरह कंपनी में काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं, एम्पायर बना सकते हैं। तो साथी ट्रैवलिंग करने वाले पूछते हैं कि कितने समय से कर रहे हैं आप? तो मैं बोलता हूं मेरे को 18वां साल चल रहा है। वो मुंह फाड़ देता है, 18 साल। फिर पूछता है कितनी कंपनियां की आपने? मैं बोलता एक ही। फिर मुंह फाड़ता है।
18 साल से एक ही कंपनी में, कितने लक्की हैं आप। मैं बोला मैं तो लक्की हूं, मेरी कंपनी तो 21वें साल में प्रवेश कर चुकी है। तो उनको और जलन होती है, उनको लगता है कि कैसा ऐसे संभव हो सकता है। फिर वो बोलते हैं कि आप रियली बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। फिर मैं चुपके से अपना पीठ खुद ही थोप लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, शाबाशी दे लेता हूँ, बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया। क्योंकि फ्लाइट में कोई और शाबाशी तो देगा नहीं। इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन आज पिंटू कुमार जी का जीवन बदलते हुए आज आपने देखा, बहुत सारे लोगों ने मुट्ठी बांधी होगी, कसम खाई होंगी आज कि हम भी करके दिखाएंगे। कितने लोगों ने? हाँ, ऐसे ही मुट्ठी बांधते हैं। ऐसे ही मैंने भी मुट्ठी बांधी थी। लेकिन असल में होता क्या है, फिर मुट्ठी बांधने के बाद सारे लोग डायमंड नहीं बनते। ऐसा मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर सारे लोग डायमंड क्यों नहीं बनते इस बिजनेस में। और यही क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए मैं अपनी अपलाइन के पास गया कि सर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे साथ भी लोग ज्वाइन नहीं करते, मुझे भी मना करते हैं। और जब बिजनेस इतना अच्छा है, इतना शानदार है, इतना दमदार है, तो सारे लोग डायमंड क्यों नहीं बनते। मैंने अपनी अपलाइन से पूछा, तो मेरे सीनियर ने मुझे क्या जवाब दिया, कितने लोग जानना चाहते हैं? तो मेरे अपलाइन ने मुझे जवाब दिया कि माधव जी, ये ठीक इस तरह से होता है कि उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे हाथ में ये बांसुरी है, फ्लूट, जानते हो? फ्लूट जानते हैं, बांसुरी? हाँ। और जब भी कोई बच्चा किसी बांसुरी वाले को बजाते हुए देख लेता है, वो बांसुरी बजा रहा होता, तो देखता है कि इस बांस में से, छोटे से बांस में से कितनी सुंदर धुन आ रही है, कितना सुंदर बज रही है, कितना सुंदर म्यूजिक आ रहा है। और उससे हम इंस्पायर हो जाते हैं। उससे क्या हो जाते हैं? इंस्पायर हो जाते हैं। और उस बांसुरी की धुन को सुन करके बच्चा जिद करता है, मम्मी मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। क्या? बांसुरी चाहिए ही चाहिए। उससे इंस्पायर होकर के बांसुरी ले ली। तो सिर्फ बांसुरी तो ले लेते हैं, लेकिन हमने देखा था कि जो बांसुरी को बजा रहा था उसने इसको बजाना सीख रखा था पहले से। और जैसे हम उसको लाते हैं और ऐसे फूंक मारते हैं, तो ना तो उसमें धुन निकलती है, ना कुछ और निकलता है। फिर हम अपने आप को देखते हैं कि बांसुरी नकली तो नहीं है, कहीं बजा बजा के चेक करता है, ये नकली तो नहीं है। और बांसुरी में से 3-4 बार बच्चा फूंक मारता है, धुन निकलती नहीं है, और उठा के पलंग के नीचे इधर उधर कहीं घुसा कर रख देता है, फेंक देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। बांसुरी तो ले ली, ये देख करके कि धुन बहुत अच्छी निकल रही है। आज मंच पर पिंटू ने बजाई बांसुरी 1 घंटे तक, और इनकी धुन को देख करके आज मुट्ठी बांध ली पूरे हॉल ने, यस मैं भी करूंगा, मैं भी बजाऊंगा। लेकिन बजाने से पहले इस बांसुरी में कोई कमी है क्या? मैं जानना चाहता हूं आपसे, बांसुरी में कोई कमी है? कमी कहां पर थी? कोई बताना चाहेगा? कोई भी बांसुरी हो, हर बांसुरी से धुन निकलती है, लेकिन उससे पहले उसको बजाना सीखना पड़ता है। और मुझे बोला कि माधव जी आप भी बजाना चाहते हो बांसुरी को? मैं बोला मैं तो तुरंत ही बजाना चाहता हूं। तो बोले बजेगी? तो मैं समझ गया सर क्या बताना चाहते हो। इस बिजनेस को सीख के करना, सीख के करोगे तो ऐसी धुन निकलेगी कि आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आज एक जीवन बदला, आपने देखा पिंटू जी का जीवन बदला, उससे पहले आप फ्रंट रो में डायमंड्स को देख रहे हैं, इनका जीवन बदला। अगला नंबर आपका भी हो सकता है, ऐसा मुझे मेरे अपलाइन ने बोला। और फिर मुझे एक बात और समझाई गई। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मेरी नौकरी भी लग गई। फिर मैंने पूछा कि सर ये बांसुरी को मैं बजाना चाहता हूं और मैं नौकरी में हो गया हूं, अब मुझे आप समझा दो कि सचमुच में बिजनेस में करना चाहता हूं, मुझे मेरा मार्गदर्शन करो कि मैं कैसे करूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि माधव जी दुनिया में हर इंसान को ऊपर वाले ने 24 घंटे का वक्त दिया है। क्या ये बात सही है? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा।
वेरी गुड। और कोई भी आदमी, सामाजिक आदमी, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करता है, चाहे सरकारी नौकरी करता है, चाहे वो अपना खुद का काम धंधा करता है, चाहे किसानी करता है, चाहे मजदूरी करता है, चाहे बिजनेस करता है, ऐसे मान लेते हैं 24 घंटे में से सुबह जब जागता है, तैयार होता है और वो सजदा करता है, नमाज अदा करता है, पूजा करता है और नौकरी के लिए तैयार होता है, वहां तक पहुंचने में, ट्रैवलिंग करने में और सुबह तैयार होने में लगभग 3 घंटे का वक्त उसका निकल जाता है। क्या ये बात सही है? जो नौकरी करोगे तो नौकरी के लिए तैयार होकर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो लगभग 3 घंटे का वक्त निकल जाता है। तो 24 माइनस 3 कितना घंटा बचा? 21 घंटे। अब आप जहां पर नौकरी करने के लिए जाते हैं तो लगभग एक औसत देखते हैं तो 8 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है सबको। क्या ये बात सही है? तो 21 माइनस 8 घंटे आपने जॉब किया। 21 माइनस 8 कितना घंटा बचा आपका? 13 घंटे। और 13 घंटे में से नौकरी कंप्लीट होने के बाद घर वापस आओगे तो ट्रैवलिंग करने में और आके फ्रेशन अप होने में लगभग 2 घंटे का वक्त और चला जाता है। तो कितना घंटा बचा हमारे पास? 11 घंटे। और 11 घंटे में लगभग एक आम आदमी 8 घंटे की नींद लेता है, 8 घंटे रेस्ट करता है, सोता है। तो कितना घंटा बचा? 3 घंटे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सबको? 3 घंटे। ये बात मुझे मेरे अपलाइन समझा रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि बांसुरी में बजाना चाहता हूं, मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं, मुझे समझाइए आप। तो कैसे कैसे करूं? तो मुझे समझा रहे हैं और उन्हीं की बात मैं आपको बता रहा हूं। 3 घंटे का समय उन्होंने निकाल के मुझे दिया। अब उन्होंने मुझे बताया कि माधव जी, ये 3 घंटे अलग अलग रुचि के आधार पर, अलग अलग इंटरेस्ट लेवल के आधार पर अलग अलग तरह के लोग इस समय का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग 3 घंटे में परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठते हैं। कुछ लोग इस 3 घंटे में टीवी देखते हैं। कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर वक्त बिताते हैं। कुछ लोग फेसबुक पर वक्त बिताते हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारी में यहाँ वहाँ बात करते हैं। कुछ लोग इसको उसको फ़ोन लगा लेते हैं, है ना। और ये आपको देखना है, अगर ये 3 घंटे का वक्त जो आप अलग से मैनेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये 3 घंटे का वक्त जो इधर उधर लगाते हैं, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, मोबाइल में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, रिश्तेदारों में, इस 3 घंटे के वक्त को अगर सही जगह इस्तेमाल कर लें, सेफ शॉप में इस्तेमाल कर लिया जाए तो आपका जीवन बदलाव हो सकता है, जीवन बदल सकता है। ऐसा मुझे समझाया। क्या ये बात आप तक पहुंच रही है? और अगर आप ज्यादा एम्बिशियस हैं, जीवन में कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, तो इन 3 घंटों को धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। मैं बोला सर कैसे, मैं तो नौकरी में हूं, ये तो आपने पूरा पैक कर दिया मामला। बोले बढ़ा सकते हैं। और ये तब बढ़ेगा आदमी के ऊपर, जो ज्यादा एम्बिशियस आदमी होगा इन 3 घंटों को और बढ़ा सकता है। बढ़ाने के पीछे फिर उन्होंने एक चार्ट मुझे और समझाया। उन्होंने मुझे समझाया कि माधव जी, आदमी जो भी काम करता है, नौकरी करता है, प्राइवेट, सरकारी, बिजनेस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड, मजदूरी करता है, किसानी करता है, तो उसके पीछे 2 वजह रहती हैं, कारण रहते हैं। क्या ये दिख रहा है आपको? उधर दिख रहा है? कारण रहते हैं। कारण क्या रहते हैं? उन्होंने बताया, एक आदमी के 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक खर्चे होते हैं डेली के, दैनिक खर्चे बोलते हैं जिन्हें। क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे कि दैनिक खर्चे, डेली खर्चे कौन कौन से होते हैं? दूध का खर्चा, सब्जी का खर्चा, राशन का खर्चा। बाकी ऐसे गूंगे बहरे से बैठे, मालूम नहीं है क्या डेली का खर्चा होता है? तो बोल क्यों नहीं रहे? हाँ बोलो। हाँ, इन्होंने बोला राशन का खर्चा, दूध का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा। हाँ हाँ हाँ, राशन आ तो गया, तेल अलग होता है क्या? बकवास कर रहा है। हाँ अच्छा, पेट्रोल का, पेट्रोल बोल रहा होगा। अच्छा ठीक है। और दवाई का खर्चा, बिल्कुल सही बोला। और
बच्चों की फीस का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, पेट्रोल भी बोल रहे हैं, हाँ पेट्रोल लिख लिया, मोबाइल खर्चा, मोबाइल का खर्चा, ठीक है, और अरे खड़ा होके बताओ ना। बोला बिजली का बिल, अच्छा बिजली का बिल, बिजली का बिल, बिजली बिल, और बोलो। ये थोड़ा मार्कर लाइए दूसरा। बोला तो attendant न्यूज़पेपर, है। न्यूज़पेपर का, ठीक है, न्यूज़पेपर का हो गया, और भाड़ा का, रूम रेंट हो गया, ठीक है, और हाँ और क्या, लगभग सब जान रहे हैं। ये डेली के खर्चे हमारे रहते हैं। हेलो, हाँ बोलो, खड़े तो हो गए, आवाज में दम लाओ टाइगर। कौन सा खर्चा बोल रहा है? क्या गर्लफ्रेंड को घुमाने खर्चा? तो खड़ा होके घुमा रहा है, वो भी खर्चा है, देखो वो भी इसी में जोड़ ले रहा है। हाँ पता नहीं कौन सा बता रहा है। ये बात इसकी तरफ कैमरा घुमा के बोलो और रिकॉर्डिंग इसकी बीवी के पास भिजवाओ। ये बोल इसकी जरूर कुटाई होनी है आज घर में। चलो बहुत बढ़िया। ये दैनिक खर्चे रहते हैं। और एक आदमी जीवन भर नौकरी करने वाला आदमी जीवन भर पैसा कमाता है और सारा खर्चा, सारी सैलरी इन्हीं में घुस जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं, सहमत हैं? वेरी गुड। फिर एक समझदार आदमी क्या करता है? वो सोचता है कि थोड़ा थोड़ा बचत करते हैं भाई। घर में बिटिया का जन्म हो गया, घर में बिटिया आ गई, तो थोड़ा थोड़ा बचत करते हैं। थोड़ा थोड़ा बचत करेंगे तो क्या करेगा वो? 500 रुपये महीना, 1000 रुपया महीना पोस्ट ऑफिस में MIS खोल देगा, वो RD खोल देगा, वो सुकन्या खाता खोल देगा, है ना? करता है कि नहीं करता है? और खुश होता है कि मैं बचत कर रहा हूं, बचत कर रहा हूं। अगर 1000 रुपये महीना बचत करी तो एक साल में कितना पैसा बचा लिया? 10 साल में कितना बचा लिया? और 40 साल नौकरी की तो कितना पैसा बचा लिया? 4,80,000 रुपये। 1,20,000 रुपये 10 साल में, तो 4,80,000 रुपये 40 साल में। और 40 साल में पैसा 2 गुना या 3 गुना भी हो गया तो 40 साल बाद उस पैसे का मूल्य कितना बचेगा? अगर आपने पैसा 4,80,000 रुपये जमा किया, बचत किया, पहले तो क्या होता है, पैसा बच ही नहीं पाता है। 3 तरह के खर्चे होते हैं आदमी के। पहला खर्चा होता है दैनिक खर्चे, डेली के खर्चे। एक दूसरा खर्चा कौन सा होता है? जो आप बचत करते हो पैसे को, सडनली कोई एक आपके परिवार में आकस्मिक खर्चे आ जाते हैं जिनके लिए कोई भी प्लानिंग नहीं करते हम। कभी किसी के घर में कोई हेल्थ का इश्यू आ गया, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ ऐसा दिक्कत खड़ी हो गई जिसके लिए पैसा व्यवस्था करना पड़ता है। और जितना पैसा हम जमा करते हैं वो सारा पैसा उसमें लग जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और कई कई बार तो लोगों को उल्टा कर्जा लेके भी पैसा लगाना पड़ता है। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? तो ये दूसरे खर्चे कौन से हो गए? आकस्मिक खर्चे। आकस्मिक खर्चे, तो एक पहला खर्चा था हमारे दैनिक खर्चे, और दूसरे कौन से हो गए? आकस्मिक खर्चे, दूसरे नंबर के। और तीसरे नंबर का खर्चा और होता है, और तीसरे नंबर का खर्चा होता है भविष्य के खर्चे। कौन से? भविष्य के, फ्यूचर एक्सपेंसेस होते हैं, भविष्य के खर्चे। तो भविष्य के खर्चे कौन से होते हैं? हाँ, शादी ब्याह करना है। किसका? ये शादी का, घर बनाने का, बिटिया घर में है तो उसे डॉक्टर बनाने का, बेटा है इंजीनियर बनाने का, एक कार का सपना, एक पक्का मकान बनाने का सपना, घर छोटा ही क्यों ना हो, एक कमरे का ही क्यों ना हो, लेकिन अपना हो, इस बात का सपना,
या पेरेंट्स को हज पे भेजने का सपना, या पेरेंट्स को 4 धाम की यात्रा कराने का सपना, ये सब कौन से होते हैं? भविष्य के होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कितने लोगों को? ठीक है। कल के लोग इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आज 2-3 बंदे हैं जो उछल कूद कर रहे हैं, बस 2-3 हैं। इसीलिए स्टेज से ऊंची बनाई जाती है ताकि देख लें कौन उछल कूद कर रहा है। बाकी लोग सब ध्यान से सुन रहे हैं। अब वो 2-3 भी ध्यान से सुन रहे हैं। तो गलती उनकी नहीं थी, मेरी थी। पहले मैंने क्यों नहीं टोका? अब भविष्य के खर्चे, तो भविष्य के खर्चे कौन से? भविष्य के खर्चे बिटिया को डॉक्टर बनाने का, अपना घर बनाने का, कार का, कुछ और करने का, पेरेंट्स को हज पे भेजने का, है ना, 4 धाम भेजने का, कुछ और करने का, ये भविष्य के खर्चे होते हैं। और हमारी सारी सैलरी तो इसी में चली गई, दूध में, पानी में, बत्ती में, बिजली में, न्यूज़पेपर में, ट्यूशन फीस में। फिर दूसरा आकस्मिक खर्चे, जो आपने बचत की 500 रुपये महीना, 1000 रुपया महीना, वो सारी किस में चली गई? आकस्मिक खर्चों में चली गई। अब आप बताइए, बचत कुछ आपके पास है नहीं और भविष्य के खर्चे कंपलसरी हैं कि नहीं है? वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिटिया की शादी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बेटी डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रहेगा या पूरा करना पड़ेगा? और तो सुकन्या खाते से पूरा हो जाएगा? नहीं, घर का खर्चा है, अपना घर बनाना है, इसको मिटा दें। कई लोग सोच रहे होंगे इन्होंने नौकरी तो छोड़ दी लेकिन मास्टरी वाली आदत नहीं छोड़ी, अभी भी ब्लैक बोर्ड मार्क और पर लगे पड़े हैं, अभी बच्चों के मम्मी पापा को पढ़ाते हैं। तनख्वाह कई गुना ज्यादा है ना? बढ़िया नहीं है? तो पहले भी यही चलाना था और अभी भी यही चलाना है, और कुछ काम नहीं है। तो अब क्या करना है? बेटी डॉक्टर बनेगी, बेटी डॉक्टर का बनने का सपना, अपना घर का सपना, खुद का घर का, अपना घर, अपनी कार का सपना, पेरेंट्स को, माता पिता को भेजना हज पर। कहां पर? हज पर या तीर्थ यात्रा पर। बात तो एक ही है ना? और बेटा नौकरी नहीं लगी, या बेटे को इंजीनियर बनाना या कुछ और करना। और अपने लिए भी कुछ ना कुछ सपना हो सकता है कि अपनी वाइफ को ये तोहफा देने का, 9 लाख का हार देने का, कुछ और करने का। हालांकि सेक्रीफाइस कर लेता, कोई भी माँ ये नहीं कहती कि वो ऑप्शन उसके पास 9 लाख का हार लेने का हो या अपनी बेटी का भविष्य संवारने का हो, तो बेटी के भविष्य के लिए बोलेगी, अपने लिए कभी जीवन में 9 लाख का हार नहीं लेगी। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं, चाहिए ही चाहिए। और इन भविष्य के खर्चों के लिए अब आपके पास तो पैसा बचा नहीं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं ना, नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आदमी आंख बंद कर लेता है, सेब सौ का प्लान जब भी जाता है ना, आंख बंद कर लेता है, नहीं मैं क्या करूंगा करके, मैं तो नौकरी में पहले से ही हूं, मुझे क्या जरूरत है। वही बता रहा हूं, ये मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि माधव जी पहले तुम समझ लो तुमको जरूरत है भी कि नहीं, है ना। और जैसे ही सुनना शुरू किया तो मेरे कान ढंग से खोल लिए मैंने और ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। और जब मुझे पता चला तो अभी आपके पास पैसा तो है नहीं, बेटी बड़ी होगी तो क्या बोलोगे, बेटी डॉक्टर बनने का सपना तो भूल जाओ, पापा के पास पैसा तो है नहीं, अपने घर का सपना तो भूल जाओ, और अपनी कार का सपना तो भूल जाओ, और माता पिता को बोलो भूलो, क्या जरूरत है जाने की। तो अभी ये सब चीजों के लिए, भविष्य के खर्चे के लिए और आकस्मिक खर्चे के लिए भी आदमी को अपनी सैलरी के अलावा अतिरिक्त आय, अलग से पैसा, अतिरिक्त आय की आवश्यकता है या नहीं है? सही बताओ, है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं हाँ है? ठीक है। अब उनका मुझसे अगला प्रश्न था, उन्होंने बोला कि माधव जी अगर है तो इसकी क्या व्यवस्था है आपके पास? क्या व्यवस्था बताओ। मेरे से पूछ रहे थे और मैं अकड़ के बैठा था। मैं अकड़ के क्यों बैठा हूं? अरे अकड़ के इसलिए बैठा हूं कि मेरी तो नौकरी लगने वाली है, मुझे क्या ये फालतू काम करने की आवश्यकता है, घर घर जाने की आवश्यकता है, लोगों से बात करने की आवश्यकता है। ये काम तो उनके लिए है जिनको कुछ काम धंधा नहीं है, भूखे मर रहे हैं जो। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि माधव जी आपके पास क्या व्यवस्था है इसकी? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब मेरे को समझ में आ गया कि बिल्कुल, अब मुझे बताइए क्या मुझे सेव्स ऑफ बिजनेस की आवश्यकता अब है कि नहीं है?
है? अब माधव के अलावा इस हॉल में जो लोग बैठे हैं, क्या इनको भी इस बिजनेस को करने की आवश्यकता है कि नहीं है? तो पहले तो हमको यह समझ में आया कि बिजनेस हमें करना क्यों है। फिर दूसरी बात उन्होंने समझाई कि अभी समझ में आ गया कि करना क्यों है, तो ये तो समझ में आ गया, अब करना कैसे है ये भी मैंने पूछा। तो मैंने बोला कि सर अब मुझे ये भी समझा दो, क्यों तो आपने बता दिया, क्यों करना है ये समझ में आ गया, अब कैसे करना है ये और समझा दो। तो उन्होंने मुझे बांसुरी वाला उदाहरण बताया कि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक मुश्किल होगी। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको आपका रीजन मालूम है कि क्यों करना है बिजनेस, तो जब मेरी बेटी की डॉक्टर बनने की बात आएगी तो वो बनना जरूरी है कि नहीं है? तो क्या उसके लिए मैं 4 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को प्लान दिखाने जाऊंगा और किसी ने मुझे मना कर दिया तो क्या मैं रुक सकता हूं, टूट सकता हूं, थक सकता हूं क्या? भाई ये पैसा कमाने के लिए मेरे पास, बिजनेस करने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए बिजनेसमैन बनने का मतलब होता है निवेश, पैसा लगाना। और हमारे बिजनेस में निवेश कितना करना पड़ता है? जो 10,000 बोल रहा है मेरा भाई, 10,000 का राशन खा गया होगा लेकर के। 10,000 रुपए में कुछ लिया कि नहीं लिया आपने? कुछ लिया कि नहीं लिया? आपने शॉपिंग की, खरीदारी की। ये मार्कर है मेरे हाथ में, अगर मैंने इसके 20 रुपए दिए तो ये मैंने मार्कर खरीदा, दुकान वाले के पास मेरा कुछ नहीं बचा। क्या ये बात सही है? अगर मैंने कोई भी खरीदारी की, बदले में मैंने प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, यही तो करना है, यही तो करना है। घर में, किचन में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट, बाथरूम में यूज होने वाले प्रोडक्ट, सुबह गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट, 100% जेन्युइन प्रोडक्ट। और आप देखेंगे कितने लोग दिल पे हाथ रख के बोलते हैं कि सेफ्सो के प्रोडक्ट के बारे में मत पूछो, जो प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आप लोग? जब नौनी जाती है तो परिवार में असर दिखाती है कि नहीं दिखाती है? एलोवेरा जाता है तो परिवार में असर दिखाता है कि नहीं दिखाता है? जब आदमी टूथपेस्ट करता है तो उसका रिजल्ट उसको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? जब भगवत गीता जाती है तो घर में संस्कार पनपते हैं कि नहीं पनपते हैं? ये काम करना था। और भगवत गीता के बारे में कितने कॉन्फिडेंटली लोग प्रमोट करते हैं। हमारे बिजनेस की क्या पहचान है, मैं जरूर चाहूंगा 1-2 फोटो आपको दिखाना, एक अगर कनेक्ट हो तो दिखाइए। वहीं पर भगवत गीता विराजती है तो वहीं पर कुरान, पवित्र होली कुरान भी विराजती है। हमारा बिजनेस किसी जाति के लिए, किसी धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है। हमारा बिजनेस हर उस वर्ग के लोगों के लिए है जो जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में और कुछ अपने बच्चों के सपने पूरे करना चाहते हैं। जो लॉन्च हुआ उसको घर घर जाके हम प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो दिखाइए जरा। इसे पूछा कि आप कैसे प्रमोशन कर लेते हो, तो मैं बोला मैं हिंदू भाइयों के बीच में जाती हूं और बोलती हूं कि मैं तो कि हमारे कुरान में जो लिखा हुआ उसका भी अर्थ यही है और भगवत गीता में लिखा हुआ उसका भी अर्थ यही है, तो इसके बारे में हम प्रमोशन करते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये मुस्लिम धर्म से होकर ये भगवत गीता को प्रमोशन कर रही हैं और हम ले भी नहीं सकते। तुरंत जाके हमारे साइन अप तुरंत होना शुरू हो जाते हैं और धड़ल्ले से हमको सेल मिलना शुरू हो जाती है। तो ये सबसे पहले हमें देखने की आवश्यकता है कि आप अपने बिजनेस को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके कितने कंफर्म श्योर हैं, आपको खुद को विश्वास है कि नहीं है, और वहीं से बिजनेस होने वाला है। बिजनेस बहुत ही पवित्र है, यहाँ से आपके परिवार को वो ऊंचाइयाँ मिल सकती हैं जहाँ से, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। आज पिंटू कुमार ने धंधा करना शुरू किया, बिजनेस करना शुरू किया, सिर्फ अकेले नौकरी कर रहे थे तो अकेले 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे नौकरी करते, सैलरी आती तो बच्चे पिंटू के पढ़ते, अच्छा खाना खाते तो पिंटू के बच्चे अच्छा खाना खाते, अगर चपातियों पर देसी घी लगता तो सिर्फ पिंटू के परिवार में, पिंटू के घर में ही अच्छे कपड़ों की शॉपिंग होती, अच्छा घर, अच्छा पर्दा, अच्छा फर्नीचर, अच्छा ये, अच्छा वो, सब कुछ पिंटू के घर में ही हो सकता था। लेकिन नौकरी से इतना बड़ा मौका नहीं था कि आप दूसरों के जीवन में भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें। लेकिन एक बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपना जीवन बदलने के लिए आते हैं, लेकिन आपके साथ साथ दूसरों की जिंदगियां भी बदलना शुरू हो जाती हैं। और ये मौका मुझे मिला, मुझे एकदम से समझ में आ गया और मैंने इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया।
मेरा खुद का सपना धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से बना कि मैं डायमंड बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। तो डायमंड बनने का सपना भी पूरा हुआ, और भी ढेर सारे जो परिवार हमारे साथ में थे उनका भी डायमंड बनने का सपना पूरा हुआ। मोर देन 300 से ज़्यादा डायमंड तैयार हो चुके हैं टीम में, जिनके घर में खुशहाली है, तरक्की है, और ज़बरदस्त तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। सपना पूरा होता चला जा रहा है। और मुझे मालूम है कि हॉल में बैठा हुआ हर एक शख्स जिनको आज आपने देखा, इन्होंने भी कभी न कभी किसी न किसी हॉल में पीछे बैठ करके एक मुट्ठी बांधी होगी, और आज हॉल में बैठे हुए हर शख्स ने भी एक मुट्ठी बांधी है पिंटू जी की डायमंडशिप को देख करके। तो 2 से 3 साल के अंदर मुझे भरोसा है इसी मंच पर आपकी भी डायमंडशिप की ताजपोशी जरूर हो रही होगी। वादा करते हैं आप लोग? मैं आह्वान करता हूं आज इस मंच से आप सभी का कि एक दिन बाकी लोगों का आह्वान किया गया, उन्होंने वादा पूरा करके दिखाया, उनकी ताजपोशी हो गई। 2021 के बाद 2022 में, 2023 में और ज्यादा से ज्यादा 2024 में बैठे हुए हर शख्स की डायमंडशिप की ताजपोशी हो सकती है, अगर खड़े होकर तैयारी से साथ करते हैं, वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। तो ये मंच, ये लीडर्स आपके साथ में हैं। तैयार हैं आप लोग? बहुत लकी हैं आप लोग कि आपके साथ में रवि रंजन जैसे, विपिन कुमार जी जैसे, अजीत झा जैसे दमदार लीडर, और इंडिया की सबसे दमदार जोड़ी अजय पंडित जी, राकेश प्रसाद जी, और हमारा टाइगर मुरारी, क्या हाँ मुरारी नाम सीख गया मैं, और नया टाइगर पिंटू कुमार जी, और इन सब के कप्तान सत्येंद्र प्रसाद जी आपके साथ मौजूद हैं। वर्ल्ड की सबसे जबरदस्त लीडरशिप आपके साथ में है। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सभी का इस मंच पर स्वागत करना चाहता हूं कि द डे विल कम कि आपके लिए भी डायमंड की बेल्ट तैयार होगी, और आपके घर में भी ताजपोशी होगी, आपके घर में भी खुशहाली होगी। इस बात का हम यहां से कमिटमेंट करते हैं। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं आप सभी को, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। आपने जो सपने देखे हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं चुन चुन के आपके साथ